अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी टेकिंग हिस्ट्री इंशाल्लाह कंप्लीट हो रही है। सिर्फ हमारी फैमिली हिस्ट्री रह गई है। अगर आप लोगों में से कोई ये वीडियो देख रहा है और वो भी एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट है और वो हिस्ट्री टेकिंग को पढ़ना चाहता है, तो हमारी पिछली वीडियोस हैं जो कि फेसबुक के पेज पे भी और जो है वो यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मौजूद हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। उसको अच्छे से सुने, डिटेल से सुने, और अगर इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो पेज पे जो मौजूद फोन नंबर है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आपको हम ये डॉक्यूमेंट भी भेज देंगे। अच्छा, आज हमने शुरू करना है फैमिली हिस्ट्री से। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री अब बच्चे की हिस्ट्री हो या बड़े की हिस्ट्री हो, तो उसमें फैमिली हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है हर बच्चा, हर बड़ा वालिदैन के थ्रू इस दुनिया में आया है, पैदाइश हुआ है, तो उसकी पैदाइश के बाद वालिदैन का क्या उसके साथ सलूक था, मोहब्बत भरा था, इग्नोरेंस का था, या फिर वालिदैन अभी वो पैदा ही हुआ था तो दुनिया में नहीं थे, या फौत हो गए थे, या चंद साल बाद चले गए थे। तो इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से उससे पूछना है, पेशेंट से। ठीक है, तो पहला सवाल है कि वालिदैन जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। वालिदैन हैं तो उनकी उम्र क्या है, उनकी तालीम क्या है, उनका पेशा क्या है। ये 3-4 चीजें ऐसी जरूर हैं कि जो फादर के मुतालिक पूछना बहुत जरूरी है कि अगर फादर बचपन में ही चला गया है तो इसका मतलब है कि बच्चे को फादर के होने वाला जो एक्सपीरियंस है उसने वो नहीं किया। अगर फादर उसकी यंग एज में गया है तो ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। बचपन में इतनी खबर नहीं होती, लेकिन सेंसिटिव वाली जो एज होती है, जो टीन एज होती है, उसमें अगर वालिद चला जाए तो बच्चे बहुत जल्दी यकदम बड़े हो जाते हैं। और अगर वालिद शादी से पहले चला गया है, लड़कियों की लड़कों की शादी से पहले ये देखें पूछें, बाद में गए हैं तब आप पूछें, या फिर अगर मौजूद हैं वालिदैन तो उनकी तालीम क्या है और उनका पेशा क्या है, उससे अंदाजा हो जाएगा कि उनका फैमिली बैकग्राउंड, उठना बैठना, खाना पीना, उनके घर का माहौल कैसा है और वो कितनी तवज्जो देते हैं। बाज़ का तो आपको इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी कि वालिद तो अब्रॉड रहते हैं, बाहर रहते हैं और कुछ अरसे बाद आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से आपने फिर देखना है कि मदर के बारे में क्वेश्चन अगर आप करते हैं कि अगर जिंदा है तो उनकी उम्र क्या है, तालीम क्या है और पेशा क्या है। इसके साथ उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। मतलब हमें जब नफ्सियाती मर्ज के साथ कोई मरीज हमें मिलता है और हमारे पास आके अपना मसला बयान करता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो उसकी फैमिली का किरदार बहुत अहम होता है। वालिद और वालिदा का किरदार बहुत अहम है। उसके उस मसले में उसके वालिदैन की शेयरिंग है अगर वो मौजूद हैं तो, क्योंकि उनको या तो पता नहीं चल रहा कि वो बच्चा मसले में था, या फिर वो उसके मसले की वजह बन चुके होते हैं, या फिर वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन नाकाम हो रहे होते हैं और कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसलिए मदर के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मदर ने बच्चे को सपोर्ट किया था, या फिर मदर ने उसको डिस्करेज किया था, या फिर क्रिटिसाइज किया था, या फिर उसको जो है वो ट्रीटमेंट दिया अपनी तरफ से, काउंसलिंग दी थी, या फिर उसको कॉन्फिडेंस दिया था या नहीं दिया था। ये सारी चीजें हमने चेक करनी है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट कहेगा हाँ जी, नहीं जी, हाँ जी। कुछ 1% चांस है, बाकी चांस यही है कि पेशेंट फट के बोलेगा हाँ मेरे वालिदैन के साथ तो मेरा ये मसला है, फलाने के साथ मेरा ये मसला है। एक केस का साथ साथ आपको रेफरेंस दूंगी। एक केस में मेरे पास एक बच्चा 14-15 इयर्स का एक बच्चा यंग बॉय आया था, तो उसकी कंप्लेन शदीद एंजाइटी की थी। ठीक है, और हर वक्त एंजाइटी की सिम्टम्स उसको बहुत ज्यादा अपीयर हो रही थी। तो जब उससे सारी हिस्ट्री टेकिंग ली तो उसने कहा कि मेरे बचपन में मेरे कारी साहब मुझे पढ़ाने आते थे और वो मेरे साथ अब्यूज करते थे, और मामा ये समझती थी कि मुझे सिर्फ डांट पड़ रही है और मुझे मार पड़ रही है, जबकि मैं चीख रहा होता था तो वो दरवाजा बंद होता था। ठीक, इसके अलावा जब मदर फादर को बुलाया गया, उसने कहा मेरी माँ को मेरी इतनी परवाह नहीं थी। लेकिन आप देखो, इसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे टीनेज में होते हैं उनको हर तरफ से लो सेल्फ एस्टीम हो रही होती है, उनको हर चीज लगता है हमारे हक में गलत जा रही है, हमारे हक में गलत जा रहा है।
काम। तो आपने सबसे पहले काउंटर जरूर करना है, आपने उसकी इजाजत से पूछना है कि बेटा देखिए मैं आपकी जो है ना वो खैर ख्वाही के लिए आपके वालिदैन को इस चीज में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो कह रहे हो वो कुछ और कहना चाह रहे हो। तो जब उनको बुलाया और उनसे बात की तो वालदा ने कहा कि मुझे नहीं याद कि कभी कोई दरवाजा बंद हुआ हो या जो है ना वो ये बहुत ज्यादा चीखा हो। तो उसने कहा नहीं आपको पता नहीं था, आप तो सोई होती थी। उसने कहा बेटा ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अकेले में भी उसने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी, हाँ शायद इसको कहीं कभी किया भी हो उसने अब्यूज, लेकिन जो ये कह रहा है कि रोज ऐसा हुआ है तो रोज ऐसा नहीं हुआ। मैं इस चीज की गवाह हूँ, ऐसी मैं बेखबर नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं था। तो फिर जब बच्चे को ये कहा तो उसने कहा कि मेरी बचपन, फिर वो अपनी बात उसने तब्दील कर ली। उसने कहा हाँ वो मेरे बचपन की बात थी तो शायद मुझे याद नहीं है, तो मतलब हाँ मुझे कुछ याद ऐसे ही है कि हुआ ये कुछ हुआ था। तो आपने ये चीज अच्छे से पूछनी है। इसी तरह जब उसके मदर और फादर आपस में लड़ाई करते थे तो वो कहता था कि असल में मेरे मामा बाबा भी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे, तो इनकी हर वक्त जंग रहती थी और मेरे वालिद के अफेयर्स थे। तो मेरी मामा को पता चल जाता था कि इन किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हैं, तो घर में एक कोहराम मच जाता था और मुझे बहुत एंजाइटी होती थी। मतलब कहने का ये है कि उसके बचपन में उसने स्ट्रेस देखे, मदर फादर कॉन्फ्लिक्ट देखा, उसने अब्यूज भी बर्दाश्त किया, कभी ना कभी तो किया है, झूठ नहीं वो बोलता, वो उसने किया है, लेकिन उसको एग्जैक्टली चीजें इतनी अच्छे से याद नहीं थी। तो इसी तरह के सवाल हम और भी कर सकते हैं कि अगर वफात पा गई हैं तो किस वजह से वफात पाई है, कितना अरसा हुई है। अब जिन बच्चों के वालिदैन बचपन में 4-5 साल की उम्र में, 6-7 साल की उम्र में वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। या तो वो बहुत खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे, या फिर ऐसा होता है कि उनका अपने रिलेशनशिप से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि असल ट्रस्ट माँ बाप से स्टार्ट होता है। तो ये चीजें फिर हमें पता चलता है कि तो बचपन से ही इसके वालिद वालिदा नहीं थे, तो इसका मतलब कि इसका ट्रस्ट जो है वो बचपन से इसका स्मैश हुआ है, जिसकी वजह से उसका अब किसी चीज पे भी भरोसा नहीं आ रहा। तो आपको उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री याद आएगी जो उसने मदर फादर के साथ गुजारी है, तो वो आपको, या फिर वो कहेगा कि मेरे माँ बाप की एक्सीडेंट में वफात हुई तो मेरे जहन पे असर हो गया, ट्रॉमे का पता चलेगा, कई चीजों का पता चलेगा, खुल के बताएगा वो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे। बहन भाई कितने हैं, बहन भाई की आपस में किस तरह की रिलेशनशिप है, ये बहुत अहम है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे की शख्सियत पे बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। बहन भाई एक दूसरे की शख्सियत को खड़ा भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं, स्मैश भी करते हैं, खुदगर्जी भी लेकर आते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, एक दूसरे से नफरतें भी डलती हैं, और प्लस ये कि एक दूसरे के साथ जो है ना टीम वर्क भी सीखते हैं बात साथ बहन भाई। ये सारी चीजें जो है ना आती हैं। अच्छा, उसके बाद है बहन भाइयों की उम्र, तालीम में क्या करते थे। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पेशेंट का रेफरेंस मैं आपको देती हूँ। ही वॉज 25 years old और उसने मदरसे में पढ़ा था, मदरसे से तालीम उसने हासिल की थी, और उसके बहन भाई बहुत शार्प थे, तो वो सबसे बड़ा था। लेकिन जो उसके बहन भाई थे बाकी, उनको वालिदैन ने, मतलब वालिदैन कभी कभी सोचते हैं ना हम अपने एक बच्चे को ना कारी बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, बाकियों को हम, तो जब ये वालिदैन इस तरह की बात सोचते हैं ना, ठीक है अपनी तरफ से अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस बच्चे से तो पूछ लें कि क्या करना है। अब वो बच्चा है, छोटा है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो उसके दिल में ये बात आई कि मेरे बाकी बहन भाइयों को इन्होंने पढ़ाया और मुझे इन्होंने हाफिज बनने के लिए डाल दिया, और वहां कारी मुझे मारता था, मतलब उसकी पर्सनैलिटी उनसे हटी। जब उसने कुरान हिफ्ज कर लिया, उसने मारे खा के कुरान हिफ्ज किया, वो जाता नहीं था, उसकी माँ उसको जबरदस्ती भेजती थी। जब उसने मारे खा के तो कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, तो आप यकीन कर सकते हो कि उस बच्चे के अंदर नाउज़ बिल्लाह कुरान की, नमाज की, दीन की मोहब्बत खत्म हो गई। और साथ उसने ये कहा कि जब उसने अपनी हिस्ट्री दी बचपन की, माँ बाप से भी कंसल्ट किया साथ, तो उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा नहीं था कि हम इसको जबरदस्ती भेज रहे हैं। हम ये समझते थे जैसे बच्चे तंग करते हैं वैसे ये तंग कर रहा है। तो इसकी दादी को बहुत शौक था कि ये कुरान हिफ्ज करे। अब शौक दादी को था, करवाया। मतलब ये हमारे कल्चर में एक नई चीज है कि जो हमारे अंदर, हमारे अंदर कमी रह जाती है ना, वो हम बच्चों के अंदर से निकालते हैं। भाई मैंने डॉक्टर बनना था, इसको डॉक्टर बनाना है, मैंने करना था, बनाना इसको बनाना है, मैं दीन में कम था, ये दीन में आगे जाए। ऐसा नहीं होता।
बच्चों पे जब आप प्रेशराइज चीजें डालते हो या बच्चों पे आप जबरदस्ती चीजों को लागू करते हो तो बच्चे बजाय ठीक होने के मजीद खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो हाँ उनके मुताबिक उनको प्यार मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता पूछ के उनके साथ अच्छे से कन्वर्सेशन करके फिर आप कर सकते हैं। तो हुआ ये कि जब उसने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया तो उसके अंदर मोहब्बत भी खत्म हो गई कुरान की, दीन की, और वो कुछ भी नहीं करता था जो वो करता था पहले। फिर उसके अलावा ये कि उसके पढ़ने लिखने के दिन भी चले गए, और जब उसको छठी जमात में या 7वीं 8वीं में दोबारा डाला तो वो पढ़ाई में वैसा नहीं रहा क्योंकि वो तंग आ गया हुआ था। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ने लग पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है वो जबरदस्ती डालो तो जी, ये केस टू केस डिफरेंट होता है, बच्चे बच्चे पे डिपेंड पे फर्क होता है। तो उसने पढ़ा लिखा भी नहीं सही। हुआ ये, मैंने आपको बहन भाइयों की ये बात से बात शुरू की कि बहन भाइयों में आपस में मुकाबला होता था, तो वो पढ़े लिखे बहन भाई थे और वो रट्टेबाज था जो कि जिसने कुरान भी हिफ्ज कर लिया था और मारें भी खाई थी और वो करना कुछ और चाहता था लेकिन स्नप हो गए, जबरदस्ती हो गया। तो वो अपने बहन भाइयों के साथ हर वक्त अपना मुआवजा करता था। वो कहता था मेरे बहन भाइयों को इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी, अब वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का हो गया। बहन भाई एक्सपीरियर कॉम्प्लेक्स के हो गए कि भाई हम इससे बेहतर है, या वो करते भी थे इसके साथ अच्छा। अब इसको आगे से आगे डिग्री भी वो आला डिग्री वो नहीं ले सका जो उन्होंने ली। ठीक है, फिर वालदा जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनको जरा तवज्जो भी चाहिए, पढ़ रहा है इसको सोने दो, ये पढ़ रहा है ये दो। तो वो कहता था कि मेरी जिंदगी इन्होंने तबाह कर दी। मेरे बहन भाइयों के बिला वजह वो खिलाफ रहता था, बहन भाइयों से वो हसद करता था, सारे एक चीज में वो कमी। तो बहन भाइयों की उम्र, उनकी तालीम, अदरवाइज सारी चीजें बताएं इस बारे में। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा टाइम चाहिए होता है। कभी कभी तो हमारे केस को जल्दी से डायरेक्शन मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ये सारी बातें पूछनी पड़ती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सेशन पूरा अपनी तरफ से कंप्लीट कर लेते हैं और आखिरी 5 मिनट में पेशेंट कहते हैं मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ अब्यूज भी हुआ था। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ ना फलाने वक्त में ना अब्यूज हुआ था, और फिजिकल अब्यूज हुआ था, सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, जिसकी वजह से उसके बाद से मेरे ये सारे मसले बने। पहले वो नहीं बता रहा होता चीजें, जब वो सारा पूछ लेते हैं हम ये इधर से निकाल लेते हैं, एक आधी चीज छोड़ देता है वो। ठीक है, तो हर तरह के मसले के लिए तैयार रहना है। अच्छा, किसी बहन भाई या वालिदैन में से किसी को नफ्सियाती या जिस्मानी बीमारी लाहक होती है तो क्या इसका क्या मतलब, इसका क्या फायदा है? ये वाला सवाल पूछने का क्या फायदा है? वालिदैन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, इस सवाल से पूछने से हमें क्या फायदा है? अगर वालिदैन को प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो थोड़े से डिप्रेस या डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी को भी इफेक्ट हो सकता है। मतलब अगर कोई एंजाइटी है या मेडिसिन ले रहे हैं पेरेंट्स। अच्छा, ये तो है। जिस्मानी बीमारी अगर है तो हो सकता है कि वालिदैन की जिस्मानी बीमारी की वजह से घर में हर वक्त अफसोस और परेशानी का माहौल बना रहता हो, तो इस वजह से भी बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। नफ्सियाती बीमारी का यह है कि अगर बिलफर्ज एग्जाम्पल से हमेशा बात करते होते हैं, बिलफर्ज मदर को बाइपोलर है तो वो तो हर वक्त झगड़ा, फसाद, परेशानी, हाइपर एक्टिविटी, मैनिक फॉर्म में, या फिर एकदम से डिप्रेशन। तो बच्चों में भी एंजाइटी डेवलप हो सकती है। हो क्या रहा है? एंजाइटी कहते हैं परेशानी ऐसी जिसमें समझ ना आए कि हो क्या रहा है, बेचैनी, घबराहट। तो इसी तरह वालिद अगर बहुत गुस्से वाला है या वालिद को अगर खुदा ना खास्ता स्किज़ोफ्रेनिया है तो जाहिर है बच्चों में भी वो होगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर बहन भाई या वालिदैन में से किसी को नफ्सियाती या जिस्मानी बीमारी लाहक है तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो हम आगे ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, वो जीन्स में हमें उससे पता चलता है कि जेनेटिकली जो खानदान में बीमारी चल रही है वो आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है। लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर मेरी वालदा को बाइपोलर है तो मुझे भी बाइपोलर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मसले ऐसे होते हैं कि इनको बहुत अच्छे से मैनेज करके हम इनको तब्दील कर सकते हैं। समझ आई? यानी कि मेरे अगर वालिद को हार्ट प्रॉब्लम थी तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मैं अपना रहना सहना, खाना पीना, चीजें मेंटेन करूंगी, मैनेज करूंगी, आदतें अच्छी रखूंगी, स्मोकिंग नहीं करूंगी, ड्रग्स नहीं लूंगी, तो फिर चांस नहीं है। ठीक, अगर हिफाजत करूंगी। मिसाल के तौर पे वो एक नॉर्मल सी एक एग्जांपल और है कि अगर हमने एक मकान किराए पे दिया है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस तो ये है ना कि किराएदार खराब कर देंगे। जी।
यही बात सुनने में आती है। लेकिन अगर किराएदार अच्छे होंगे और उसका प्रॉपर ख्याल रखेंगे, सही साफ सुथरा रखेंगे, तो फिर वो खराब नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि खानदान में ही बीमारी चल रही है, नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारी चल रही है, हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, नफ्सियाती इशू चल रहे हैं, साइकोटिक पेशेंट इनका मामू था एक, या इनकी एक वालदा थी। अब मैंने आपको जो एक केस बताया जिसमें उसने कुरान हिफ्ज किया और उसकी वालदा बाइपोलर है। बाइपोलर एज सच डायग्नोस्ड बाइपोलर नहीं है, लेकिन वो हाइपर एक्टिव है। वो एक स्कूल की बड़ी हेडमिस्ट्रेस है और वो बड़ी ही जबरदस्त और थोड़ी सी जुबान की तेज और अपनी बात मनवाने वाली, ठीक है, और बेइज्जतियां कर देनी, ठीक है ना। ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने आप को बहुत एक ग्रैंडियोसिटी में चीज को समझते हैं, तो पर्सनैलिटी बन जाती है। और वालदा को भी ये मसला था, तो वो बच्चे में उस ट्रांसफर एज इट इज तो नहीं होगा कि वो उसको भी बाइपोलर है, लेकिन कोई ना कोई नफ्सियाती मसला उसका भी हो सकता है। बहन भाई शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, ये भी अहम बात है। मतलब कि घुमा फिरा के सारे सवाल आपने करने। एक मेरे पास पेशेंट आती थी, अब तो माशाल्लाह वो काफी बेहतर हो गई हुई हैं। उनको थे पैनिक अटैक्स, ठीक है। अब पैनिक अटैक्स थे उनको, और जब उनकी हिस्ट्री ली मैंने तो पता चला इनकी बहन को भी पैनिक अटैक्स हैं, और इनकी वालदा जो है वो एक जो है ना वो डिप्रेस्ड खातून है, क्योंकि वालिद की हमेशा मर्जी चली है और वालदा डिप्रेस्ड रही है, स्नैप होके रही है, प्रेशराइज्ड रही है। और जो भाई हैं उनको भी बाइपोलर है, मतलब शख्सियत में है जो कि डायग्नोज, ये लोग गए नहीं है क्लिनिक में, लेकिन वो कहती है नहीं वो ठीक नहीं है, वो हर बात में ऐसे करता है ऐसे करता है। तो जो एक इस तरह से 2-3 केसेस का पता चला, तो साफ पता चल गया उनकी शादी हुई नहीं, उनकी इसकी तलाक हो गई है, वो घर वापस आ गई है। भाई की शादी हुई है, हाँ जी उसकी शादी हुई है, लेकिन उसकी बीवी से इतनी बनती नहीं है क्योंकि हर वक्त झगड़ा करता रहता है। तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं। हाँ, अच्छा आगे है जनरल होम एनवायरनमेंट। अमूमन घर का माहौल कैसा रहता है, ये सवाल मैं अक्सर करती हूँ जब पेशेंट का पहला सेशन होता है या फिर कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहा होता है। जब ये सवाल करते हैं ना कि घर का माहौल कैसा होता है, या अगर आप पेशेंट से सवाल करोगे वो उसका जवाब और देगा, उसके घर वालों को करोगे तो वो और जवाब देंगे। क्योंकि जो पेशेंट होता है ना वो सेंसिटिव होता है, और वो सवाल का जवाब जो है ना वो अपने लिहाज से दे रहा होता है, उसको चीजें नहीं सही लग रही होती, ठीक है। वो कहता है कि मेरी जो है ना चीजें सही नहीं चल रही, ठीक है। लेकिन जो होता है घर वाले होते हैं वो कहते हैं भाई हम तो इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, साफ सुथरा। जैसे ये इस तरह के बातों के जवाब जो है ना वो पैनिक अटैक, एंजाइटी और डिप्रेशन वाले पेशेंट्स कहते हैं कि घर का माहौल अच्छा नहीं है। थॉट प्रोसेसिंग भी होती है, लेकिन जो हाँ कुछ जगहों पे घर वाले भी कह देते हैं कि हाँ जी घर का माहौल तो फिर ऐसा ही है, मेरे तो अब्बू लड़ते रहते हैं तो उसकी वजह से इसने ज्यादा टेंशन ले ली है, घर में असल में ये होता है वो होता है, तो इस वजह से इसने टेंशन ले ली है। या फिर हमारे घर का माहौल ऐसे ही है, अम्मी अब्बू हमारे मसरूफ रहते हैं तो घर में कोई बातचीत नहीं होती आपस में। तो इन चीजों का हमें पता चलता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, सपोर्टिव है या नहीं है। इससे और हमें क्या पता चलता है, इस सवाल से और हमें क्या पता चलता है? इससे तो एक हमें इसमें ये भी है ना कि हमने वो देखना है कि उसमें उनका वो जॉब कैसी है, मिडिल क्लास है, और फिर उनका देखो अगर मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट कहता है कि घर का माहौल कैसा, अच्छा फिर आप अगला सवाल इससे आप 2 सवाल और निकाल सकते हैं। घर का माहौल कैसा है, हाँ बस ठीक है सही है, चलता है, सारा कुछ सही चल रहा है। तो खाना कब कब खाते हैं, ये इस इकट्ठे खाते हैं, अलग-अलग खाते हैं जी, जिसका दिल चाहता है वो ऑर्डर करवा जाता है। कोई किस टाइम नाश्ता कर रहा है, कोई किस टाइम नाश्ता कर रहा है। तो आपस में गुफ्तगू कब करते हैं? हमारी गुफ्तगू कम ही होती है, नहीं होती। जंक फूड ज्यादा खाने से ये पता चल जाएगा जंक फूड खा रहे हैं ज्यादा। इससे ये पता चल जाएगा कि जो है ना वो घर की वालदा जो है वो घर के ऊपर उनकी तवज्जो कितनी है, वो कितना ज्यादा उस चीज की पेन ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगला सवाल है वालिदैन के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है? तो एक ना
बहुत एक बड़ी कोई शायरा थी या कौन थी, तो वो उन्होंने बड़े प्यारा जुमले बोले। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिदैन को ना कभी भी अपने सामने लड़ते हुए नहीं देखा। हमें नहीं पता कि मेरे वालिदैन कब लड़ाई करते हैं, या हम सोए होते हैं तब लड़ाई करते हैं, या हम घर से बाहर होते हैं तब लड़ाई करते हैं। तो उसने कहा लेकिन इस चीज का हमें इतना ज्यादा फायदा हुआ कि हम ये समझते हैं कि हमारे वालिदैन हमेशा एक जैसे हैं, यानी कि बराबर हैं, दोस्त हैं, और मतलब कि कोई बात हर घर में होती है, हर घर में मसले होते हैं, लेकिन मेरी माँ ने और मेरे बाप ने हमेशा कोशिश की है कि जो मसला है ना बच्चों के सामने ना हो। उनको यही लगे कि एक अच्छा आपस में ताल्लुक है। जाहिर है ऑटोमेटिकली फिर बच्चे भी अच्छे ग्रो करते हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होते। आगे आ जाती है पर्सनल हिस्ट्री, बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंट। पैदाइश नॉर्मल हुई या पेचीदगी का सामना करना पड़ा। अब ये वही क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। पैदाइश नॉर्मल हुई या पेचीदगी का सामना करना पड़ा, इस सवाल से पेशेंट अपनी सारी बातें बताएगी, ठीक है। और बाज़ जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे होते हो, आप में से कोई खुद ही कह सकता है कि जब मैं पैदा हुई थी, कहते हैं जी मैं बड़ी मैच्योर पैदा हुई थी और मैं कुछ अर्सा रही थी वहां पे, तो उस दौरान मेरी माँ को भी डिप्रेशन हो गया था। या कोई खुद भी बता सकता है कि मैं बेबी ब्लूज में से हूँ, मुझे बेबी ब्लू हो गया था, यानी कि जब मैं पैदा हुई थी तो मैं ब्लू हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। आपने बोलना चलना अपना सही उम्र में किया, जिस उम्र में अमूमन बच्चे करते हैं। ये वो सवाल का जवाब देगा जो इस सवाल का जवाब दे सकता है, अदरवाइज ये सवाल माँ से करने वाले हैं, बाप से करने वाले हैं। बाज़ का फूफो और खाला भी इन चीजों में आदत बताती हैं। अंगूठा चूसने की आदत थी, ये वो चीज है जो ग्रेटिफिकेशन से ताल्लुक रखती है, और ये पूछना जरूरी है क्योंकि बच्चे जब अंगूठा चूसते हैं तो उनके अंदर ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, मुतमिन होते हैं वो उसको लेके, यानी मुतमिन हो जाते हैं अंगूठा चूस के। तो थम सकिंग जो है वो एक अच्छी अलामत नहीं, अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब है कि आपका बच्चा अगर थम सकिंग करता है तो वो बचपन से ही सेंसिटिव है और बहुत सी चीजों को लेके वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो अभी तो वो अंगूठा चूस रहा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो फिर किसी न किसी चीज को ही अपने साथ अटैच करेगा, अदरवाइज वो कंफर्टेबल नहीं होगा। इसको ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। बिस्तर गीला करने की आदत, अब इसमें आपने बिस्तर करना गीला अगर होता है तो उसमें 2-3 वजूहात हैं। पहले तो ये कि अगर उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसका मसाना कमजोर था, या फिर वो रातों को डरता रहा था और दिन में वो परेशान रहता था, रोता था, ये शिकायत करता था, या वो अपने चिड़चिड़ापन था, या वो बातें नहीं मानता था, जिद्दी था, तो साथ में ये चीजें ऐड होंगी। सिर्फ बिस्तर गीला करना इनफ नहीं होता। कुछ लोग बिस्तर गीला करते हैं बचपन में, लेकिन वो बड़े होकर बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी आती नहीं होती। तो इसको हमने क्वेश्चंस को डिग आउट करना है अच्छी तरह से। टॉयलेट ट्रेन किस उम्र में हुआ, ये भी आपने पता करना है। लेकिन टॉयलेट ट्रेन किस उम्र में हुआ, अगर बहुत देर से हुआ टॉयलेट ट्रेन तब भी इतनी कोई बुरी बात नहीं है, और अगर बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि ये जेनेटिकली चीजें चलती हैं, एनवायरमेंटली चलती हैं। जो लोग पैम्पर यूज करते हैं उनके बच्चे देर से टॉयलेट ट्रेन होते हैं, और जो बच्चे पैम्पर यूज नहीं करते, जैसे गांव के माहौल में ऐसे घरों में, तो वो उनको टाइम से वॉशरूम करवा देती हैं उनकी माएँ, उनको वो शुरू से ही सुबह सुबह वॉशरूम करा देती हैं और ट्रेनिंग करती हैं, तो उनको आदत, उनके बाउल सिस्टम वैसे सेट हो जाता है, ठीक। तो लेकिन ये है कि आप कहो कि ये 3-4 साल का था, लेकिन इसकी फिर भी मैंने ट्रेनिंग नहीं की, फिर मैंने टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं की, स्कूल जाने लगा तब भी, तो माँ की भी गलती है इसके अंदर का ढेर सारी, और बच्चे की ये है कि बच्चा थोड़ा सा, इससे पता चल जाएगा कि बच्चा ज़हनी तौर पे कमजोर है। इस सवाल से हमें ये पता चलेगा, ठीक है, कि बच्चे के IQ लेवल पीछे है या उन चीज़ों को उसने नहीं किया। अभी पिछले दिनों मैंने एक स्लो लर्नर बच्चे की कंसल्टेशन की थी, और उसने कहा था कि मैं अगले महीने से स्टार्ट करूंगी आपके साथ ये क्लासेस वगैरह। वो उस बच्ची को, वो बच्ची है 9 साल की, और पिछले 1 साल पहले उसने कहीं चेक करवाया, और इसी तरह रिहैब सेंटर्स वगैरह में, तो उन्होंने कहा, वो इस्लामाबाद में थी, उन्होंने कहा कि आप ना अभी के अभी घर जाके इसका पैम्पर उतारें और इसको 2-3 दफा विजिट करवाएं। उन्होंने ट्रेनिंग थोड़ी सी टिकी, तो उसने कहा कि 1 महीने में बच्ची समझ गई। मैं तो डर रही थी कि शायद ये समझेगी नहीं, सारा गन लगाएगी, बुरा होगा, काम बुरा होगा,
लेकिन उसने बहुत अच्छे से समझा। इसका मतलब है कि बच्ची ट्रेन हो सकती थी लेकिन माँ ने ट्रेन नहीं की। ठीक है, बचपन में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हिस्ट्री में बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंट आता है। ठीक है, अच्छा इस हिस्ट्री टेकिंग को लेके ना, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसको हम एक दफा करते हैं। इसमें ये पर्सनल हिस्ट्री जो है, इसमें ये आ जाती है अर्ली डेवलपमेंट, फीडिंग स्टाइल, ये वही हो जाता है थम सकिंग और फीडिंग स्टाइल, एज ऑफ वॉकिंग, इंजरी इन चाइल्डहुड के बचपन में सर पे चोट लगी थी, बुखार बहुत तेज हो गया था, डर गया था, छत से नीचे गिरा, उसके बाद इसको डराने ख्वाब आते थे, ये डर गया था, या इसने कोई चीज देख ली थी तब से डर गया था, खौफ दिल में बैठ गया था। मदर रोल, फादर रोल, रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स और फ्रेंड्स, ये पर्सनल हिस्ट्री होगी। पर्सनल हिस्ट्री के बाद हमारा स्कूल रिकॉर्ड आता है कि कौन सी रिलीजियस एजुकेशन ली इसने, टीचर कौन से थे, टीचर्स का रवैया कैसा था, स्कूल गोइंग एज कैसी थी, तो बचपन ज्यादा छोटा चला गया था कि बड़ा चला गया था। अगर बहुत छोटे बच्चे को दाखिल करा दिया था तो वो मोस्ट प्रोबेबली कि उसकी एंजाइटी का सबब भी हो कि वो एडजस्ट नहीं कर पाया, लेकिन आपने उसको डाला स्कूल। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत लेट दाखिल कराया और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, जो कि उससे छोटी उम्र के बच्चों में कॉन्फिडेंस आ चुका हुआ है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, अब उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था लेकिन आपने 5वीं जमात में उसको डाल दिया कुरान हिफ्ज करने के लिए, तो उसको वो दिल नहीं था उसका मैथ पढ़ने का दिल था। बैड सब्जेक्ट कौन सा था, बैड टीचर कौन सी थी, ये वाली जो सारी चीजें ना, इससे आपको बच्चे की स्लो लर्निंग का पता चलता है कि स्लो लर्नर तो नहीं था, आपको पता चलता है कि वो ऑटिस्टिक तो नहीं था, आपको पता चलता है वो ADHD तो नहीं है। बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स का हमें इसमें पता चलता है। सोशल इंटरेक्शंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लोगों के साथ इसका मिलता जुलना, ये बहुत शाय था, ये तो मेहमानों के आगे आने पे छुप जाता था, ये तो बैठता ही नहीं था सामने। अच्छा ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो शाय होते हैं, वो ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो वक्ती तौर पे फौरी तौर पे सामना नहीं करते चीजों का, वो थोड़ा सा पहले उसको देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ दूसरी सिचुएशन ये है कि हर दफा ही वो शाये रहे और वो निकले ही ना और अपने आप छुप के ही रहे, तो फिर वो कॉन्फिडेंस लो में। तो ये असेसमेंट एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसने चीजों को कैसे लेके जाना। खाली शाये होना का मतलब ये नहीं है कि वो, तो हमने मुख्तलिफ सवाल तो दूसरे से करने होते हैं। पार्टिसिपेशन इन फैमिली इवेंट्स, बहुत आपने कभी सुना कि वो जो लड़की है उसको शर्म आती है, वो जब शादी शुरू में नहीं जाती वो, या वो फंक्शंस पे नहीं जाती, सबके सामने नहीं जाती, उसको शर्म बहुत आती है, लो कॉन्फिडेंस होता है और कुछ भी नहीं। या फिर उनकी फ्रेंड्स ने या माहौल ने उसे कहा होता है ये काली है, ये खूबसूरत नहीं है, इसके बाल नहीं अच्छे, या फिर उसको लगता है कि मेरे बाल अच्छे नहीं है तो मैं बाल खोल के कैसे जाऊंगी, या फिर लो सेल्फ एस्टीम है ये सारी की सारी, क्योंकि उसको मुआशरे ने क्रिटिसाइज कर करके, घर वालों ने क्रिटिसाइज उसकी हौसला अफजाई नहीं की, उसको किरदार को उभारा नहीं है, स्नप किया, उसको प्रेशराइज किया उसको चीजों से। तो इसी तरह स्लीप, नींद कैसी है आपकी, वेट लॉस किया था या गेन किया था। वेट लॉस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये इसलिए है कि वेट लॉस अगर ज्यादा हो गया है या वेट बहुत बढ़ गया है तो वो भी आपकी नफ्सियाती अमराज में उसका हिस्सा बनता है। जैसे कि मेरी एक पेशेंट है, वो अब माशाल्लाह प्रोफेसर है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, उसने अपना पूरा ट्रीटमेंट मेरे से कराया था और उसका प्रॉब्लम ये था कि वो मोटी है काफी, तो वो स्टिग्मेटाइज लोग करते हैं, यानी बॉडी शेमिंग होती है ना, वो ये कि मैं बहुत मोटी हूँ और उसको सोशल एंजाइटी थी। अच्छा। तो वो सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती, तो उसकी रूट कॉज थी कि वो मोटी है। वो मोटी क्या है कि लोगों ने कह के उसको मजीद मोटा बना दिया, अदरवाइज कोई 300 kg की भी नहीं थी कि जो लोग कहें। तो आजकल तो मोटापा आम है, और अगर है भी तो उसको एक दिन में हम खत्म करके तो अपनी स्टिग्मेटाइजेशन तो नहीं हटा सकते ना। तो बहरहाल उसको जो थे ना ये वेट लॉस और वेट गेन का इशू था। ठीक, अच्छा उसके बाद ऑब्सेशंस सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कैसे आता है कि आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, आपको रेपिटेटिव थॉट्स आती है,
बार बार आप सोच, तो ये रिलेट करता है आपका सोशल एंजाइटी से, ठीक है। यानी कि अगर आपने हिस्ट्री में ये पूछा है कि आप लोगों के साथ आपका मिलना जुलना कैसा है, तो वो कहेगा कि मैं तो नहीं मिल सकता, लोग तो अजीब अजीब बातें करते हैं, मुझे बार बार ख्याल आता है मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे नज़र आ रहे हैं, मेरी शक्ल कैसी नज़र आ रही है, मेरा जिस्म कैसा नज़र आ रहा है। तो ये बातें सोच के तो लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ है। स्मोकिंग हैबिट सोशल इंटरेक्शन में इसलिए आती है, इंटरपर्सनल में इसलिए आती है क्योंकि आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपको स्मोकिंग पे लगा देते हैं, या फिर आप बैड कंपनी में, वही बात होगी बैड कंपनी में, या फिर आपने जो है ना वो एक दो दफा ट्राई की कि चलो सारे कर रहे हैं, सोसाइटी का असर है ना। पैनिक हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, पैनिक हैबिट्स बचपन से बन जाती हैं, हर बात पे टेंशन ले लेना, अच्छा ये वो। पैनिक हैबिट्स और चीज है, पैनिक डिसऑर्डर और चीज है, ठीक। पैनिक हैबिट्स ये है कि बचपन से ही ना जब मसला पड़े तो मसले के छोड़, हाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, ठीक है, ओ हो मसला बन गया। अच्छा, इसकी खास वजह ना घर का माहौल होता है, या तो घर वाले हर चीज की टेंशन बड़ी लेते हैं, उसी का इफेक्ट हो रहा है। हाँ, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा या इस तरह के मसले बन रहे होते हैं। ईटिंग हैबिट्स वो भी घर से ही मिलती हैं, ज्यादा खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं खा रहे, या फिर बाहर से खा रहे हैं, ये सारी ईटिंग हैबिट्स। और ईटिंग हैबिट्स हमारे नफसियाती अमराज का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हमारा खाना पीना हमारे अंदर जो होता है वो हमें सिखाता है, हमें नफसियाती अमराज से बचाता भी है और उसमें इंडल्ज भी करता है। हमारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, इन चीज़ों की अगर हमारे अंदर कमी हो जाती है तो बड़े मसले बन जाते हैं। इस तरह विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारी डिप्रेशन अगर कम हो विटामिन डी तो एंजाइटी जरूर होती है, ठीक है। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी ये वही है जो हमने पहले डिस्कस किया है। अच्छा जी, आज तो हमारा यही कंप्लीट हुआ है अभी तक, और हमारा टाइम हो चुका हुआ है तकरीबन आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हमारा हो गया है जी, ठीक। तो फिर हम ऐसा करते हैं, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कल आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पढ़ने में फिर हमने समझना भी है और फिर डिस्कस भी करना है इसकी कई चीजें। अगर हम इसको अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे तो मुझे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। अगर मैं कहूँगी अच्छा इसमें ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, चलो जी बात खत्म। इसमें छोटा सा हम डिस्कस जरूर कर लेती हूँ कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो है उसमें अगर आप किसी से सिर्फ इतना पूछ लेते हैं ना कि आज आपने सुबह क्या क्या खाया नाश्ते में, उसमें कई सवालों के जवाब आ जाते हैं। सुबह थी, नहीं थी, नाश्ते में क्या था, क्या नहीं था, उठा भी था, क्या खाया, सारी बातें एक बार याद आ जाएंगी कि सुबह ओरिएंटेशन भी पता चल जाएगी उसकी, और उसकी प्रेजेंस कहाँ पे वो मौजूद है, ठीक है। तो लेकिन इसको हमने प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है, कि उसका जनरल बिहेवियर क्या है, उसका मूड कैसा है, ठीक है। फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी मूड और अफेक्ट में, जैसे क्या डिफरेंस है, ऑब्सेशंस कंपल्शंस उसको आती है कि नहीं आती। तो ये मेंटल स्टेट ये पढ़ने वाली चीज़ है, जो लिखने वाली होती है वो छोटा सा फॉर्म होता है जिसको हमने सिर्फ टिक क्रॉस करना है कि अच्छा इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं नहीं। कुछ चीज़ें हमने उसे पूछनी भी नहीं पड़ती और हम टिक क्रॉस कर देते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है कि मैं आपको कोई मुहावरे सुनाऊं, तो अगर आपने उससे बातों बातों में कहा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, देखो ना वो एक मुहावरा होता है, इससे क्या है, तो वो कहेगा कि अच्छा नाचने की बात कर रही हो, तो वो बात इसको समझ नहीं आई, तो इसका मतलब है कि उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ठीक नहीं है। या फिर आपको बायोडाटा से पता चल गया कि उसकी तालीम ही नहीं है, तो फिर आप उसको मुहावरा कुछ और आसान वाला बताते हो। अगर उसकी अगर तालीम ही नहीं है और वो बिल्कुल तालीम याफ्ता नहीं है, तब भी पंजाबी का कोई ना कोई मुहावरा उसको समझ तो आएगा ना, बातें तो समझ आएंगी ना उसको। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को आप फिर मार्क कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन को बहुत अच्छे से मार्क कर सकते हो कि उसने वो इजहार ही ऐसे करेगा जैसे वो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। वो खुद ही कह देगा कि
ये मल्टीपल पर्सनैलिटी वाले पेशेंट भी होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ना, वो भी होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि ये आपको मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करवाने के बाद जो है ना, वो एक तो मैं आपको शुरू करवा दूं, सिम्टम्स की लिस्ट हम करेंगे, और दूसरा DSM-5 स्टार्ट करनी है डायग्नोसिस से। ठीक है, फिर आपको हिस्ट्री टेकिंग आ जाएगी तो फिर आपको केस भी डेवलप करना आ जाएगा, और जैसे आपको डायग्नोसिस क्लियर होगा तो फिर आप कहेंगे अच्छा अब अगर अब ये मसले हैं तो फिर क्या डायग्नोसिस है और इसको कैसे नोट डाउन करना है। तो हमने एक प्रॉपर तरीके से चलना है, और बीच में हम एक सेशन करेंगे रैपो बिल्डिंग का। रैपो बिल्डिंग पेशेंट के साथ कैसे वैसे तो मैंने आपको अभी तक जो लेक्चर्स दिए हैं, 4 या 5 लेक्चर्स दिए हैं, उसमें मैंने रैपो आपको साथ साथ बताई है। कनेक्शन बिल्ड कैसे करना है। क्या आपने पेशेंट के साथ अपना कम्युनिकेशन स्किल और अपनी एक रैपो, अपना एक स्टेटस कैसे डेवलप करना है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, कंफर्टेबल रहना, उसके साथ आपका गेस्चर कैसा रहेगा, आपने किस बात को उसके पॉइंट आउट करना है, किस बात को आपने इग्नोर करना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और मैंने अपनी इस एक्सपीरियंस में ना, मेरी बेस्ट चीजें यही हैं। मेरी पेशेंट के साथ रैपो बहुत जल्दी बनती है, मेरी रैपो बहुत अच्छी होती है, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मैं उसकी स्पेस देख देख के उसके अंदर चीज इनपुट करती हूँ या आउटपुट लेती हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है आप ये कर लें, ऐसे कर लें, ये सिस्टमैटिकली सेशन 1 सेशन 2 7 3 ऐसे नहीं चीजें होती। चीजें प्रैक्टिकली कुछ और होती हैं। पेशेंट आपकी बात नहीं उस तरह से फॉलो करता, जो दिल चाहता है वो करता है। तो आप उसको जितना जितना मार्जिन देते हो वो समझता है। अच्छा, अब हम कल इंशाल्लाह क्या करेंगे, कल हम मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करेंगे, और वो हमारा अगर अच्छा से कंप्लीट हो गया, साथ में हम अपने सिम्टम्स की हमने चेकलिस्ट बनाई है एक, उन सिम्टम्स को हम पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। कल का दिन इंशाल्लाह 11 बजे जुमेरात है, हम दोबारा 11 बजे या 11:30 पे हम इंशाल्लाह अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, और हम अपने सेशन में फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाल सकते हैं। प्लस ये कि आप मुझे जो नंबर फेसबुक पे पेज पे मौजूद है, वो ऑफिशियल नंबर हमारा, उस पे भी आप मैसेज करके तो अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमारे सारे वो हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कि एक तो ट्रीटमेंट ले चुके हैं और कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको हमने ऐड किया हुआ है। तो अगर आप वो भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी डिमांड कर सकते हैं, हम आपको उस ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।